नमस्कार, प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है वो है ब्रेन स्ट्रोक, जिसके लिए आज हमारे साथ केजीएमसी से मौजूद हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर राजेश वर्मा, जिनसे हम ब्रेन स्ट्रोक पर बात करने वाले हैं। आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और किस तरीके से हम उस पर ध्यान देकर उसको सही समय पर ठीक कर सकते हैं। सीधे बात करते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी से। डॉक्टर, आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम लोग हर बार अपने एक हेल्थ मंत्रा में एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी अच्छा जानकारी मिलती है, जिससे लोग जान पाते हैं कि आखिर ये बीमारी कैसे होती है और किस तरीके से हम इसका उपचार कर सकते हैं। तो आज हम आपसे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक एक अत्यंत साधारण और गंभीर बीमारी है। ब्रेन स्ट्रोक में ये हमारे देश में दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से मौतें होती हैं, और कहा जाए तो ये पहला कारण है जो देश में विकलांगता करता है। जी। ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक इसलिए होता है कि जब हम ब्रेन में खून की नलिकाएं होती हैं जो कि ब्रेन को सतत खून के द्वारा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई करती हैं, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज की न्यूरॉन्स को यानी ब्रेन को सतत ज़रूरत पड़ती है। किसी वजह से भी अगर इस खून के दौरे की सप्लाई अगर अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण क्लॉट या थक्का होता है, या फिर ब्रेन की खून की नलिकाएं किसी वजह से अगर फट जाएं तो वहाँ पे ब्रेन के अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से पक्षाघात या पैरालिसिस हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेन की झिल्लियाँ जो ब्रेन के ऊपर होती हैं उसमें भी खून इकट्ठा हो जाता है। ज़्यादातर ये चोट लगने की वजह से होता है, या इसके दूसरे कारण कभी कभी खून के गुच्छे या खून की नलिकाओं का फैलना, उसके बर्स्ट होने से भी खून वहाँ इकट्ठा हो जाता है। और चौथा एक वीनस स्ट्रोक होता है, जो वेन्स होती हैं दिमाग की, जो खून को वहाँ से वापस लाती हैं। कई बार उसके अवरुद्धता की वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है। जी। ब्रेन स्ट्रोक आज की डेट में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि जैसे हम जब हृदय का घात पड़ता है जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, तो अब हम ब्रेन स्ट्रोक को ब्रेन अटैक कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम ब्रेन अटैक का इलाज अत्यंत शीघ्र कराएं तो इसमें इलाज के द्वारा मरीज के ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। अगर ब्रेन अटैक का मरीज अपने लक्षणों को पहचानता है और अस्पताल के अंदर 3 घंटे से लेकर 4.5 घंटे के अंदर या 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है, तो हमारे पास ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो हम उनको दे सकते हैं और जिससे उनकी बीमारी पूर्णतः ठीक हो सकती है। जी। अच्छा डॉक्टर, आपने काफ़ी हमें ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपने बताया और कुछ कारण भी आपने बताया कि किस तरीके से क्या कारण होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के। अगर हम लक्षण एक पर्टिकुलर एक सिर्फ लक्षणों की बात करते हैं तो हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि आखिर क्या लक्षण होते हैं, हम ताकि उसको टाइमली उसको जज कर पाएँ, टाइमली हम डॉक्टर को दिखा पाएँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे समाज में इसके लक्षणों को जानने की नितांत आवश्यकता है। जो ब्रेन अटैक यानी ब्रेन स्ट्रोक के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें हम कहते हैं कि अगर अचानक मुंह टेढ़ा हो जाए, या एक हाथ पैर में ताकत में कमी आ जाए, या जवान लड़खड़ाए, या फिर आंखों की रोशनी में कमी आ जाए, या फिर अत्यंत तीव्र सिर दर्द हो, या कभी कभी केवल बहुत तीव्र चक्कर आते हैं, तो ये ब्रेन अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और ये लक्षण आने पर
मरीज को फिर एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज की तारीख में टाइम इस ब्रेन कहते हैं, बिकॉज एक एक सेकंड में हमारे ब्रेन के मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि लाख न्यूरॉन्स वो नष्ट हो जाते हैं। जी। और इलाज में देरी होने से फिर मरीज हमेशा या तो मृत्यु हो जाती है या हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। जी। अच्छा डॉक्टर, क्या हद से ज़्यादा स्ट्रेस जब लोगों को हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो क्या वो भी एक स्ट्रोक का कारण बनता है? देखिए, स्ट्रेस का मतलब तो ये है कि सामाजिक सामंजस्यता ना होना, यानी तनावग्रस्त अवस्था में रहना। लेकिन हम स्ट्रेस से ऊपर हम उन रिस्क कारकों के विषय में बताना चाहेंगे जो ब्रेन अटैक की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। इसको हम दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक वो कारण होते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जी। जैसे एज बढ़ेगी तो अटैक्स, ब्रेन अटैक्स ज़्यादा होते हैं। जी। दूसरा, पुरुषों को ज़्यादा होता है। तो ये इस पे हम इसको हम लोग नॉन मॉडिफाइबल यानी कि इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। लेकिन यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। कि ऐसे और कौन से कारण हैं जिनको कि हम नियंत्रित करके या जीवन शैली में सुधार करके ब्रेन अटैक होने की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। जी। सबसे पहले हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। जी। ब्लड प्रेशर हमारे समाज में लगभग 50% लोगों को ऐसा होता है जिनको मालूम ही नहीं होता है। ब्लड प्रेशर इसमें एक महत्वपूर्ण रिस्क कारक है जो जो दोनों थक्का द्वारा जनित ब्रेन स्ट्रोक और हेमरेजिक यानी कि ब्रेन हेमरेज दोनों ही कर सकता है। उसके बाद हमारे समाज में डायबिटीज यानी कि हाई ब्लड शुगर लगातार ये बढ़ता जा रहा है और हम विश्व में नंबर 1 की स्थिति में आते जा रहे हैं। जी। डायबिटीज, उसके बाद हमारे शरीर में खून की नलिकाओं में वसा का ज़्यादा जमना, जी। उसके बाद अत्यधिक शराब का सेवन करना, नशीली पदार्थों में लिप्त होना, जी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि हम आज की डेट में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम बैठने वाली जॉब्स पे बने रहते हैं। उसके बाद अगर हृदय की बीमारी हो तब भी ब्रेन अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और आज के आधुनिक ज़माने में कई ऐसी नई चीज़ें भी आई हैं जो ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ावा देनी है, जैसे कि इन्फेक्शंस, जिसमें प्रमुख तौर पर ट्यूबरकुलोसिस, और आज की डेट में बात करें तो कोविड-19 डिजीज़ में भी ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ती हैं। जी। उसके अलावा खान पान में हम जंक फूड्स खा रहे हैं, अक्सर हम मंगाते हैं और उसको खाते हैं। उसकी वजह से भी हमारे ये खून की नलिकाओं में वसा का ज़्यादा डिपोजिशन हो रहा है जो खून की नलिकाओं को हार्ड कर रहा है, जी। कड़ा कर रहा है। खाने में जैसे हरी पत्तियों का सेवन या फ्रूट्स, अगर इनको हम ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारे स्ट्रोक को प्रिवेंट करते हैं। जी। ये हमारे बताने का आशय इसलिए है क्योंकि अगर हम इन रिस्क कारकों को अगर नियंत्रित करें तो हम स्ट्रोक होने की संभावनाओं को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर हमने स्ट्रेस पे बात की कि जैसे हमने पूछा आपसे कि स्ट्रेस की वजह से भी स्ट्रोक होता है। अब डॉक्टर हम ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक कितने टाइप्स का होता है, कि क्या स्ट्रोक के भी कई प्रकार होते हैं? स्ट्रोक के कई प्रकार होते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पे हम दो भाग में इसको विभाजित कर सकते हैं। जी। एक स्ट्रोक जो थक्का, खून की नलिकाओं में थक्का बनने की वजह से होता है जी। और उसकी वजह से खून का संचार में अवरुद्धता आ जाती है जी। और खून सप्लाई उस ब्रेन के उस हिस्से में खून का संचार ना होने से वो नष्ट हो जाता है। जी। इसको हम इश्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। जी। दूसरे प्रकार का जो स्ट्रोक होता है जिसमें ब्रेन के अंदर खून की जो नलिकाएं होती हैं कई बार वो फट जाती हैं और ब्रेन के अंदर एक निश्चित जगह पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जी। जिसकी वजह से पक्षाघात होता है। जी। और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन के ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग सबरेक्टल हेमरेज कहते हैं। जी। अगर हम, अच्छा डॉक्टर, हम जब बात करें कि हम डॉक्टर को किस टाइम पे दिखाएं, क्योंकि हम लोग जज नहीं कर पाते हैं कि इस टाइम पे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो कौन सा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, उसमें हमें कंफर्म नहीं हो पाता है कि कब हम डॉक्टर को दिखाएं कब ना दिखाएं, तो उस बारे में आप हमें बताएं।
देखिए, डॉक्टर को दिखाने अगर ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण आ रहे हैं जी। और अगर मरीज को ये समझ में आ रहा है या मरीज के साथ जो उनके अभिभावक हैं या उनके अटेंडेंट्स हैं, परिचारक हैं, अगर वो लक्षणों को पहचान गए हैं, तो फिर उसके बाद एक एक सेकंड महत्वपूर्ण हो जाता है और अस्पताल में त्वरित पहुंचना पड़ता जी। है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी विशिष्ट दवा है जी। वो हम 4.5 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। उसके बाद 6 से 24 घंटे के बीच भी कुछ तकनीकें आई हैं, लेकिन जो हम लोग प्रमुख तौर पे क्लॉट बस्टर यानी कि जो थक्का को गलाने की दवा देते हैं, वो 4.5 घंटे तक ही यूज़ की जा सकती हैं। जी। इसलिए हमारे लिए हर मरीज को जब भी कोई लक्षण हो स्ट्रोक और उनको ऐसी लगे, तो उनको तुरंत बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अस्पताल में पहुंचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये है कि अगर हम जैसे अगर टाइमली अगर हम डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, तो उस टाइम पे ना दिखा पाने पे और क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती हैं, क्या जोखिम हो सकते हैं, क्या जटिलताएं और हो सकती हैं? देखिए, अगर ब्रेन स्ट्रोक को हमने समय से इलाज नहीं कराया, जी। तो उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक, जैसे कि बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, हेमरेजिक और इश्केमिक। तो क्या होगा कि हमारे पास उस दवा को जो जो विशिष्ट दवा होती है उसको हम नहीं दे पाएंगे। तो अब अगर ब्रेन का अटैक बड़ा होता है, यानी ब्रेन के बड़े हिस्से को अगर नष्ट करता है, जी। तो उसमें मृत्यु तक हो सकती है जी। या फिर आगे विकलांगता होने की संभावनाएं रहती हैं, जी। या फिर जो जटिलताएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि अस्पताल के अंदर जो है, जैसे कि निमोनिया हो सकता है, जी। निगलने की तकलीफ हो जाती है, लोगों को पीठ पे जो है घाव बन जाते हैं जी। या पेशाब की दिक्कतें होती हैं। अगर अस्पताल से छुट्टी हो भी जाती, उसके बाद भी कई प्रकार की जटिलताएं पैदा होती है, जैसे कि बोल ना पाना, भाषा का समझ ना पाना, या शरीर में दर्द होना, या कई बार ये जोड़ों में डिस्लुक हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियाँ कड़ी हो जाती हैं और चलने की दिक्कत होती है, बैलेंस यानी नहीं कर पाते हैं। और कई बार बहुत सारे मरीजों में स्ट्रोक के बाद विषाद बन जाता है, वो हमेशा और लोगों पे निर्भर हो जाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हमें स्ट्रोक के बारे में पता करना हो तो उसके लिए किस तरीके की जांचें की जाती हैं, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? इस विषय में हमेशा ये कहता हूँ कि जांचों में हम तीन तीन हिस्सों में हम अप्रोच करते हैं। पहले वो जांचें जिसमें हमें तुरंत ये सुनिश्चित करना है कि ब्रेन अटैक हुआ है, क्योंकि तभी हम वो दवा दे पाएंगे, जी। क्योंकि ब्रेन हेमरेज में वो दवा नहीं दी जा सकती। तो हम इसके लिए सबसे पहले इमरजेंसी सीटी स्कैन कराते हैं। जी। जितनी जल्दी करा लेंगे उतनी जल्दी हमको मालूम पड़ जाएगा कि ब्रेन अटैक ये किस प्रकार का, उसका कारण क्या है। जी। जैसे कि ये अब क्लॉट के या थक्के की अवरुद्धा का ब्रेन स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, जी। तो हमें सीटी स्कैन जितना जल्दी करवाएं तो हमें मालूम पड़ जाता है। जी। उसके बाद हमारे पास और जांचें होती हैं, जैसे एमआरआई है, उसके द्वारा भी हम ब्रेन अटैक के कारण और कितना उसने दिमाग को नष्ट किया है जी। उसका मालूम कर लेते हैं। उसके बाद हम चूंकि ब्रेन अटैक खून की नलिकाओं, तो खून की नलिकाओं का भी हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं खून की नलिकाएं कहाँ पे अवरुद्ध हुई हैं। जी। ये तो हमारे हुआ है कि हम ब्रेन अटैक को सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। जी। उसके अलावा जो है हम रिस्क कारक जो हैं, हम तुरंत शीघ्र ही ब्लड शुगर कराते हैं, किडनी की जांच कराते हैं और वसा की जांच कराते हैं, कितना लेवल है, थायराइड की जांच कराते हैं। जी। उसके बाद चूंकि ये अब खून का थक्का ब्रेन के अंदर भी बन सकता है और या फिर दूसरी नलिकाओं से आ सकता है, तो हम जो गले की
नलिकाएं होती हैं जिसको आप कैरेट कहते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और कई बार थक्का ये हार्ट से, हृदय से ब्रेन में पहुंचता है, जी तो हम हार्ट की जांच कराते हैं। जी जी तो कुल मिला के रिस्क कारकों को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये ब्रेन अटैक सुनिश्चित करने के लिए जांचें कराते हैं। जी और इसके बाद कुछ ऐसी जांचें भी हैं जो उम्र के हिसाब से जो ब्रेन अटैक्स होते हैं, जिसको हम लोग अनकन्वेंशनल स्ट्रोक कहते हैं, जी उसमें हम कई बार थक्के बनने की जो टेंडेंसी ज़्यादा होती है कुछ लोगों में, तो उसकी प्रोथ्रोम्बिक स्टेट के लिए जांच कराते हैं। जी या रोमेटिक हार्ट डिसीज अक्सर महिलाओं में जो मिलती है, जिसमें वॉल्व खराब हो जाते हैं हार्ट के, उसकी जांच कराते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है? स्ट्रोक का ट्रीटमेंट मैंने पहले भी दोहराया, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि टाइम इज ब्रेन, यानी और ये ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक के मरीज को लोग इमीडिएटली यानी बिना किसी देरी के अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वैसे ब्रेन अटैक के मरीज को भी अस्पताल में तुरंत ले जाने का प्रयास करना चाहिए। जी हमारे अगर ये थक्का बनने की वजह से ब्रेन अटैक हुआ है, तो हमारे पास वो दवा है जिसको हम 4.5 घंटे के अंदर दे सकते हैं, जिसको हम RTPA, और एक दूसरी दवा भी अब वो भी हम दे सकते हैं जिसको टेनेक्टिप्लेस कहते हैं। ये दवा जितनी जल्दी देंगे, अगर हम 1 घंटे के अंदर देंगे तो मरीज उतनी जल्दी स्वस्थ होगा, ठीक होगा। अगर हम 1.5 घंटे में देंगे तो हो सकता है कि उतना रिकवरी या ना हो। तो हम जितना जल्दी देंगे उतनी ही ये दवा उस थक्के को गला देगी, खत्म कर देगी, जिसकी वजह से खून का बहाव फिर से पुनः शुरू हो जाएगा और ब्रेन का डैमेज कम से कम होगा। जी तो ये तो हमारी विशिष्ट दवा हुई। अगर 4.5 घंटे तक हम दवा को नहीं दे पाते तो इन नई तकनीकें आई हैं जिसको हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जिसमें कि हम किसी भी वेन के द्वारा कैथेटर या स्टेंट डाल के हम ब्रेन के अंदर नेविगेट करते हैं और उस थक्के को उस कैथेटर के थ्रू या बैलून पंप के थ्रू निकाल देते हैं, जिससे कि खून का बहाव फिर से शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग रिकैनालाइजेशन कहते हैं। और खून का बहाव शुरू हो जाता है तो फिर ब्रेन हमारा पूरा नष्ट होने से बच जाता है। अच्छा सर, ये है कि क्या कोई सर्जरी भी की जाती है? ये तो आपने एक मेडिसिन के थ्रू बताया कि उससे थक्का जो भी है वो माइल्ड हो जाता है और उससे डिसॉल्व हो जाता है, वो भी चीज़ें, और स्ट्रेन के थ्रू आपने बताया, क्या कोई सर्जरी भी की जाती है? सर्जरी निश्चित तौर पे सर्जरी हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक में कुछ प्रमुख इंडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर ब्रेन के पिछले हिस्से में हेमरेज होता है जी तो हम न्यूरोसर्जन की मदद से उस क्लॉट को निकालने की कोशिश करते हैं। जी अब वो अगर 20 मिलीमीटर का क्लॉट है तो पीछे से बरहोल करके उस क्लॉट को निकाला सकता है, और ये सर्जरी बिल्कुल सुनिश्चित है, इसको पूरे विश्व में मान्यता दी गई है। जी किंतु जो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ब्रेन अटैक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं, तो अक्सर उसमें ये देखा गया है, हमारे यहाँ कई शोध हुए हैं, अब तक उसमें केवल एक बहुत छोटे सेक्शन में क्लॉट निकालने के फायदे देखे गए। वो भी तब देखे गए जब हमने उस 24 से 48 घंटे के अंदर उस जी। क्लॉट को निकाल दिया हो। अच्छा डॉक्टर, ये है कि जैसे अभी घर में कोई पेशेंट है और अचानक से उसको स्ट्रोक अगर आ जाए तो उस टाइम पीरियड में उस पर्सन को क्या करना चाहिए? क्योंकि अटेंडमली आया है, हम डॉक्टर को आने में, एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, उस टाइम पीरियड में क्या कुछ ऐसा चीज़ होता है कि हम उस पेशेंट को थोड़ी देर के लिए रिलीफ दिया जा सकता है किसी तरीके से? देखिए, रिलीफ घर पे हमारे घरों में कोई प्राथमिक चिकित्सा की चीज़ें नहीं होती हैं। जी हम भारत देश में रहते हैं, हमारी काफ़ी आबादी है, तो घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बस हमें उनसे ये निवेदन करना है कि मरीज को किसी भी तरीके से एम्बुलेंस बुला के, एम्बुलेंस अगर EMS एम्बुलेंस जो होती है, जैसे इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन रखी हो, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन रखी हो, तो वो ज़्यादा उचित होता है। तो जी उस एम्बुलेंस के जरिए हम मरीज को तुरंत जो है अस्पताल में लाने का प्रयास करते हैं। जी।
अच्छा, स्ट्रोक पेशेंट को ध्यान देने वाली क्या बातें होती हैं? जो स्ट्रोक पेशेंट अधिकतर इस चीज़ से सर्वाइव करते हैं और अधिकतर उनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती रहती है, उनके ध्यान देने वाली बातें क्या है? देखिए, अगर स्ट्रोक का पेशेंट एक बार हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, जी, तो बहुत चीज़ें हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी, जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके बाद हम कहते हैं कि आपके पीठ पे घाव ना बने। कई कई बार मरीज जो अगर लेटे रहते हैं तो उनके पीठ पे घाव बन जाते हैं, जी, तो उनकी मोबिलिटी जितनी जल्दी शुरू की जाए जी, उतना ही उनकी रिकवरी अच्छी होती है। जी, मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, उसको बचाने के लिए भी हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि ये सलाह देते हैं कि भाई आप थोड़े से चलायमान रखिए जहाँ तक संभव हो। जी, भाषा की थेरेपी के लिए हम कहते हैं कि भाषा अगर ठीक नहीं है तो स्पीच थेरेपिस्ट पे एडवाइस करते हैं। जी, अगर विषाद डेवलप होता है तो विषाद की दवाएं दी जाती हैं। मरीज से ये कहा जाता है कि वो अपने परिवार के लोगों में घुले मिले बात करें और अपनी बीमारी को पॉजिटिव तरीके से लें, जिससे कि उनके पूरे स्वस्थ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर अगर हम डॉक्टर उनके खान-पान की बात करते हैं, तो किस तरीके का उनका खान-पान होना चाहिए और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए? देखिए, खान पान में हरे पत्तियों की सब्जियां हुई, दालें हुई, जी, रोटी है, इनका हमें सेवन, और फ्रूट्स हैं, जी, फ्रूट्स, फल फल जो सीजनल होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। खाने में वसी पदार्थों का सेवन कम से कम करना करना चाहिए। जी। और जो जीवन शैली है जिसमें कि हम कहते हैं कि जो जंक फूड है उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जिस साइड में स्ट्रोक लगता है उसके ऑपोजिट साइड जो है पैरालाइज होने का खतरा रहता है। मतलब अगर आपके लेफ्ट में अगर आपके स्ट्रोक लगा है तो राइट साइड आपका पैरालाइज हो जाएगा, और राइट में लगा है तो आपके लेफ्ट पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं, ये तो ब्रेन का इस तरह का सिस्टम है कि जिस साइड का डैमेज होता है वो वो दूसरी साइड में पैरालिसिस करता है। जी, क्योंकि जो मोटर पाथवे होता है जो हमारी मांसपेशियों को सप्लाई करता है, ऑब्वियसली अगर राइट साइड में डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड में उसके लक्षण आएंगे। जी, अगर लेफ्ट साइड में डैमेज होगा तो उसके राइट साइड में लक्षण आएंगे। जी, ये तो हमारे नेचुरल जो हमारी एनाटमी है जी। उसके हिसाब से ऐसा होता है। अच्छा, आपने अभी जैसे रिकवरी की बात की कि 50 से 60% लोग ही रिकवर कर पाते हैं, काफ़ी लोगों में ऐसे रिकवरी नहीं हो पाती। क्योंकि ये रिकवरी भी क्या सिर्फ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है कि जैसे पर्सन के एक जो इनिशियल एक पावर जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि जो एक पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव एक एनर्जी की बात की जाती है, जिनमें पॉजिटिव एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और ऐसा जो जिनमें इन चीज़ की कमी होती है तो उसमें रिकवरी में भी थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल उचित है। जी, लेकिन रिकवरी के लिए हमें फिर इसमें जाना पड़ेगा किस टाइप का स्ट्रोक है। जी, क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक में रिकवरी कम होती है, इश्केमिक स्ट्रोक में रिकवरी रेट ज़्यादा है। बट इस पर भी निर्भर करता है कि ब्रेन जो अटैक हुआ है उसमें कितनी मात्रा में ब्रेन नष्ट हो चुका है। जी, अगर ज़्यादा ब्रेन नष्ट हो चुका होगा तो रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जी, और उसके अलावा मरीज की एज क्या है, जी, ऐसा देखा जाता है जो मरीज यंग होते हैं उनके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। उनकी उनके अंदर ब्रेन की सेल्स को बनाने की क्षमताएं ज़्यादा होती है, तो उनकी ब्रेन की रिकवरी भी अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके, आपने अभी मेडिसिन की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर हम मेडिसिन की ही बात करें तो क्या होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं क्या इसके लिए? देखिए, शोध तो हुए हैं, लेकिन हम लोग एलोपैथी डॉक्टर हैं। जी, बट अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो उनका जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि जैसे अगर टर्मेरिक यानी हल्दी का सेवन ज़्यादा करें, लहसुन का सेवन ज़्यादा करें, या ब्लूबेरी वगैरह, तो क्या अश्वगंधा, तो इससे वो कहते हैं ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल रहता है, तनावग्रस्त अवस्था नहीं होती है, और शुगर कंट्रोल रहता है। तो निश्चित तौर पे इनका रोल तो है, किंतु
कोई विशिष्ट इलाज आयुर्वेदा द्वारा संभव नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। हालांकि किसी भी पैथी को आप एक सिरे से नकार नहीं सकते, उनकी भी ज़रूर अहमियत होती है। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के एक्सपेंस की बात करते हैं तो इसमें अमूमन कितना एक्सपेंस आ जाता है? एक्सपेंस देखिए, ये तो डिपेंड करता है। अगर सरकारी अस्पताल में होंगे तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे इसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कम ही आएगा, जी। क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो कोई वैसा 400 लगता है, कोई डॉक्टर की फीस तो लगती नहीं है। लेकिन तो दवाइयाँ हैं वो महंगी हैं, लेकिन सरकार ने इन दवाइयों को मुफ्त में उपलब्ध कराया हुआ है। जैसे RTPA है या टेरेक्टा प्लेस है, ये सरकार ने मुफ्त अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया हुआ है। अच्छा डॉक्टर, आप अभी हमें बता ही रहे थे जैसे ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, हार्ट डायबिटीज़, धूम्रपान जैसी चीज़ें हैं, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रोक को अफेक्ट करने में। स्ट्रोक को लाने के लिए, स्ट्रोक को रेट को बढ़ाने के लिए ये रिस्क कारक कहते हैं जी। और इन पे नियंत्रण की अत्यंत आवश्यकता। हमारे समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इन कारकों के ऊपर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को हर 6-6 महीने में नपवाते रहें, जी। पर्टिकुलरली 45 साल की उम्र के बाद। शुगर अगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें, जी। वसा अगर हमारे ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज करें और अपनी एक अच्छी नियमित जीवन शैली हो, तो हम निश्चित तौर पे स्ट्रोक को कम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे कि हमारे जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने स्ट्रोक को काफ़ी कम कर लिया है, केवल इन्हीं कारकों को पे कंट्रोल करके। सर, आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। देखिए, मेरा कहना ये है कि इस ब्रेन अटैक, स्ट्रोक एक अत्यंत गंभीर, जानलेवा एवं विकलांगता होने वाली बीमारी है और ये बड़ी साधारण है। बहुत सारे लोगों में डेली स्ट्रोक्स हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है हर 40 सेकंड में विश्व में किसी न किसी एक आदमी को स्ट्रोक हो रहा, ब्रेन अटैक हो रहा है। हमारे समाज को इसके लक्षण जाने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग आजकल फास्ट कहते हैं। फास्ट में यही होता है कि मुंह टेढ़ा हो जाए, हाथ पैर में कमजोरी आ जाए या हाथ पैर सुन्न हो जाए अचानक, तो ये निश्चित तौर पर ब्रेन अटैक के लक्षण हो सके। तो इसमें फिर हमें समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में परेशानियाँ हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अस्पताल तुरंत पहुँचें। उसके बाद हमें निश्चित तौर पे ये अपनी नियमित जीवन शैली, जिसमें कि एक्सरसाइज हो, अच्छे डाइटिक प्रक्रिया हो, खान पान की शैली हो और इन सब पे बहुत विशेष ध्यान दें। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आप ये मान के चलिए एक बार स्ट्रोक हो जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी फिर हमेशा के लिए बदल जाती है। वो अपंग हो जाता है, उसका ब्रेन काम नहीं करता है, उसके ब्रेन के मेमोरी के फंक्शन, भाषा के फंक्शन हमेशा के लिए प्रभावित हो जाते हैं। वो फिर अपनी एक समान ज़िंदगी कभी व्यतीत नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अगर हम स्ट्रोक से बचेंगे, ये समाज के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जितना स्वस्थ समाज होगा उतना ही हमारा देश विकास करेगा। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जी, आज के प्राइम टीवी के शो हेल्थ मंत्रा में हमने KGMU के डॉक्टर राजेश वर्मा जी से बात की, जिन्होंने हमें ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगले सेगमेंट पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।